तो यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स पर यहाँ पे थर्ड वीडियो है, तीसरा पार्ट है। मैं लॉन्ग वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाते हैं और फिर देखकर ही लोग यहाँ पे मतलब ऐसा फील करने लगते हैं कि ये तो बहुत लंबी है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बनाना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अभी तक हम आर्टिकल 30 तक और 5 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला फंडामेंटल राइट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे उनको भी देखिए क्योंकि पूरे इन्फॉर्मेटिव हैं और सब कुछ उसमें कवर किया हुआ है। तो ये आर्टिकल 32 के बारे में है और ये है हमारा 6th फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये क्या है देखिए, आर्टिकल 32 आपको देता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रीड्स ऑफ फॉलोइंग। देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट है कोई भी, आप अभी जितने भी मैंने ऊपर 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हैं उनमें आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक कवर किया हुआ है। तो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे अब वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट मतलब आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है, आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपका फंडामेंटल राइट नहीं आपको मिला, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करके आपको आपका फंडामेंटल राइट फिर से दिलाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा और आपको आपका फंडामेंटल राइट दिलाएगा। इसलिए इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल को ऐसा बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब इसके अंदर जो रिट्स हैं वो 5 टाइप की रिट्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 5 रिट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं और हर रिट का एक स्पेशल पर्पज़ होता है, वो अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला रिट हमें जो मिलता है वो है हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस, हबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस ने गलत तरीके से यानी जानबूझकर बिना किसी बात के अरेस्ट कर दिया है, या किसी भी आदमी को किसी ने ज़बरदस्ती अपने पास बंधक बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई भी रिलेटिव या उसका कोई भी करीबी सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती डिटेंशन में रखा हुआ है, आप अपना रिट इशू करिए। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हबीज कॉर्पस का रिट इशू करेगी। तो ये रिट इशू करने के बाद जो भी पर्सन होगा या जो भी डिपार्टमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, वो डिटेन्ड पर्सन को यानी जिस पर्सन को उन्होंने पकड़ा हुआ है उनको उसे कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई मना नहीं कर सकता है। और तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये चेक करेगी कि जिस बंदे को पकड़ के रखा हुआ है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर करेक्ट है तो वो कहेगी चलो कोई नहीं, अगर ये सही तरीके से पकड़ा हुआ है, मतलब कोई क्राइम किया है तो पकड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से पकड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट कह देगी छोड़ दो, इसे रिलीज़ कर दो। और यहाँ पे जानने वाली बात है कि ये पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के चीज़ों पर इशू हो सकता है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि किसी प्राइवेट इंसान को भी ये चीज़ इशू करी जा सकती है। तो अगला यहाँ पे जो हमारा रिट है वो है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडमस का मतलब है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, आदेश यहाँ पे देते हैं। देखिए क्या है ये चीज़, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपका कोई काम है लेकिन वो ऑफिसर आपका वो काम करने से मना कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये रिट इशू करने को कह सकते हैं। और इस रिट को इशू करने के बाद उस ऑफिसर को वो ड्यूटी करनी पड़ेगी जिसे करने में वो फेल हो गया था या उसने मना कर दिया था, वो फिर उस चीज़ से मना नहीं करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया है। और ये वाला रिट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस पर ही इशू हो सकता है, प्राइवेट के लिए इशू नहीं हो सकता। प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी के लिए ये रिट यहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता। तो मैंडमस का ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी काम को करवाने के लिए आदेश दिया जाता है। अगला है यहाँ पे प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी किसी चीज़ से रोकना। अब देखिए ये वाला रिट होता है, ये एक हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को इशू करता है। मतलब जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कर दिया, हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कर दिया, तो ये हायर से लोअर की तरफ इशू होता है। क्या होता है इस रिट में? इस रिट में होता है कि प्रिवेंट एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन, यानी कि अगर कोई केस रन हो रहा है, केस चल रहा है, तो उसका ज्यूरिडिक्शन करने से, यानी उसका फैसला सुनाने से यहाँ पर रोक दिया जाता है लोअर कोर्ट को। और ये इसलिए रोका जाता है, हो सकता है कोई ऐसी बात बिगड़ सकती है उस ज्यूरिडिक्शन के बाद, उस जजमेंट के बाद, इसलिए इसे रोका जाता है। ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए ही इशू हो सकता है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और लेजिस्लेटिव, यानी हमारे लोकसभा को या राज्यसभा को, पार्लियामेंट को इशू नहीं हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए इशू किया जा सकता है। यहाँ पर अगला जो रिट है ये है सेरिशोरी। सेरिशोरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म, यानी सूचना देने को बोलते हैं इसमें, सूचना दो, ये इसका मतलब होता है। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कोई किसी कोर्ट केस की पूरी जानकारी चाहिए कि उस केस में क्या क्या हुआ था, किस किस ने क्या बयान दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब पूरी प्रोसीडिंग्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये रिट इशू की जाएगी। और इसके बाद वो कोर्ट को सारे डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। और यहाँ पर ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के लिए भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी यहाँ पर ये रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किसी ऑफिस के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि आप इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो। बट ये वाला रिट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल और या प्राइवेट बॉडीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए इशू की जा सकती है। ये आप समझ गए होंगे सेरिशोरी का मतलब। अब यहाँ पे जो लास्ट रिट है वो है को वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। देखिए ये वाला रिट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रिट इशू किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिस पर किसी को डाउट होता है कि ये व्यक्ति जिस पोस्ट पर है या जिस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, शायद ये वहाँ पे गलत तरीके से पहुँचा है, जैसे कि करप्शन के थ्रू या भ्रष्टाचार या ब्राइब देकर। ऐसे कंडीशन में इसको इशू किया जाता है। तो इस रिट को इशू करने के बाद जो भी व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, यानी किसी सरकारी पोस्ट पर है, उस व्यक्ति को उसका जो उस पोस्ट पर वह है उसकी लीगलिटी उसको प्रूफ करनी पड़ती है। मतलब वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। लाइक एक आईएएस के खिलाफ अगर ये इशू कर दिया तो उस आईएएस को अपना यूपीएससी का फॉर्म, यूपीएससी का एडमिट कार्ड, यूपीएससी का रिजल्ट, यूपीएससी का लेटर, हर एक चीज़ दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस तरीके से ये पोस्ट पाई है। और ये वाला जो है ये पब्लिक ऑफिसेस के लिए ही इशू किया जाता है। मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, उसके खिलाफ इशू किया जा सकता है। ये मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। तो को वारंटो का मतलब समझ गए ना आप कि आप इस पोस्ट पर किस अधिकार से बैठे हो, प्रूफ तो करो आप यहाँ कैसे पहुँचे। अब कुछ और फंडामेंटल राइट हैं जिनको मेरे को लगता है कोई बताता नहीं है कि क्या है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 33, 34, 35 आप किसी को भी पूछेंगे उनको बहुत कम पता होगा कि ये आर्टिकल में है क्या। मैं आपको बताऊंगा अब इनमें, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो आप कुछ छोड़िए मत, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और लेकिन एक डिटेल तरीके से और एक सेलेक्टेड तरीके से। तो आर्टिकल 33 यहाँ पर आर्म फोर्स के फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ पर रूल्स बनाने के बारे में कहता है। आर्म फोर्स में क्या क्या आते हैं हमारे आर्म फोर्स में आती है हमारी आर्मी आती है इसमें, ठीक है। हमारे आर्म फोर्स आते हैं यानी आर्मी, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स आती है, पुलिस फोर्स आती है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, और एनालॉजिस्ट फोर्स आती हैं। यानी कि जितने प्रकार के सुरक्षा से रिलेटेड हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है, सुरक्षा बल हैं जितने भी प्रकार के, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी कि आर्म फोर्स में जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट
पार्लियामेंट रोक सकती है। जैसे कि आर्मी में अगर आपके काम के लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है आपके किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नहीं, वो आर्मी में आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है। या जो भी आपसे इतना हार्ड वर्क कराया जाता है, अगर आर्मी में आप किसी भी आर्म फोर्स में है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं या मेरे फंडामेंटल राइट्स ये हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकें, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे सकें। और ये पावर जो है लॉ बनाने की, ये सिर्फ पार्लियामेंट को ही है, किसी और को नहीं है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। आर्टिकल 34 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन ऑफ FR व्हाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी अगर इंडिया के किसी पार्ट में मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ तब लगता है जब कहीं पे बहुत सीरियस कंडीशन होती है, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन होती है या वॉर जैसा सिचुएशन होता है, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ जहाँ पर लगता है जिस टेरिटरी में, वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में भी मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब आर्टिकल 35 पर हम यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 35 यहाँ पे बहुत एक स्पेशल आर्टिकल है। क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें जो पावर दी गई है रूल्स बनाने की, वो सिर्फ पार्लियामेंट को राइट दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे ये राइट नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो इन फॉलोइंग चीज़ों पर, इन जो मैं आपको बताऊंगा, इन पर लॉज बना सकती हैं। जैसे कि पहला जो कंडीशन है, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर क्रिएशन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई जॉब निकाली है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि इसके लिए रेजिडेंस एक कंडीशन रखे या नहीं। जैसे कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको यूपी की कोई जॉब निकली है तो सिर्फ यूपी वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं। अगर ऐसा करना है तो सिर्फ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कि बाहर वालों को रोक दिया जाए कि बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये हमारे स्टेट वाले करेंगे। ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर को अलाउड नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। और कोर्ट्स को, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी अदर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हो गए या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो बाकी के कोर्ट हो गए, जैसे कि छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो अगर वो भी रिट्स इशू करना चाहें, ऑर्डर्स इशू करना चाहें, डायरेक्शन इशू करना चाहें, तो वो पावर उन्हें कौन दे सकती है? पार्लियामेंट दे सकती है लॉ बनाकर। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और अगर आर्म फोर्स के अंदर जो भी लोग, मैंने जैसा कि अभी आपको आर्टिकल 33 में बताया कि अगर आर्म फोर्स में लोग हैं तो उनकी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार सिर्फ यहाँ पर पार्लियामेंट को है। और अगर अनटचेबिलिटी के एक्ट से रिलेटेड पनिशमेंट डिसाइड करनी है तो वो भी कौन डिसाइड कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है। और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर पे भी अगर लॉ बनाना है, ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स पर, तो ये भी सिर्फ कौन डिसाइड कर सकता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर इस पर लॉ नहीं बना सकती है। तो ये यहाँ पे थे सारे फंडामेंटल राइट्स। और मुझे लगता है कि आप अब अच्छे से हर एक फंडामेंटल राइट को समझ गए होंगे अगर आपने मेरी तीनों वीडियो देखी हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये हेल्पफुल मिला है और हेल्पफुल लगा है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और भी चीज़ मिलेगा। PDF इसके नोट्स जो भी हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो और आप पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।